इस भर्ती परीक्षा की यदि हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है ये दो अलग अलग स्तरों पर होती है। एक को हम कहते हैं सहायक शिक्षक और दूसरे को हम कहते हैं शिक्षक, या इसी को सामान्य भाषा में आप वर्ग 3 के शिक्षक और वर्ग 2 के शिक्षक भी कहते हैं। वर्ग 3 के शिक्षक, वर्ग 2 के शिक्षक। अंतर यह होता है, सहायक शिक्षक जो होते हैं वो कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के अध्यापन का कार्य करते हैं, जबकि शिक्षक यानी वर्ग 2 का जो शिक्षक होता है वो कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के कक्षाओं में अध्यापन का कार्य करता है। यह शिक्षक की भूमिका होती है। अब यदि इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस को भी हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सहायक का शिक्षक थोड़ा सा अलग है शिक्षक से, और शिक्षक के सिलेबस में कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी हुई हैं, और खासकर मैं बात करूंगा हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा आपको पढ़ाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सहायक शिक्षक का जो पद है इसके लिए भर्ती परीक्षा कैसे होती है। इसकी भर्ती परीक्षा की यदि मैं बात करूं तो आपको कुल 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका आवंटित होता है। ठीक, अब माइनस मार्किंग होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। 1/4 माइनस मार्किंग व्यापम की रीति है कि वो हर एग्जाम में माइनस मार्किंग रखता है, लगभग सभी एग्जाम में, तो यहां पर भी माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है। यदि सहायक शिक्षक के पद के सिलेबस की बात करें कि इसमें अंकों का विभाजन कैसा होता है, तो अभी जब तक 100 अंक वाला एक मामला चल रहा है कि सर 100 अंक में इसको समायोजित किया जाएगा, है ना, तो अगर वैसा समायोजन नहीं होता है तब तक आपके सिलेबस में ये सारी चीजें इतने वेटेज के साथ रहने वाली हैं। और अगर इसको 100 अंक में समायोजित कर भी दिया जाता है, एडजस्टमेंट उसमें हो भी जाता है, तो मान के चलिए कि सब्जेक्ट तो वही रहने हैं, वो वेटेज थोड़ा सा आगे पीछे करेगा, है कि नहीं? सब्जेक्ट तो वही रहना है, आपको सीडीपी पढ़ना ही है, हिंदी पढ़ना ही है, अंग्रेजी पढ़ना ही है, आपको बाकी जो हिस्से हैं वो देने ही है एग्जाम में। तो अगर ये 150 अंक का सिलेबस रहता है तो उस स्थिति में सीडीपी आपके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। हिंदी 25 अंक के, अंग्रेजी के प्रश्न 25 अंक के, गणित 30 अंक के, पर्यावरण अध्ययन 20 अंक के, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। ये इसका सिलेबस होता है। अब इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका पूरा इतिहास से लेकर के संविधान, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़, सारा कुछ इसमें आ जाता है। हालांकि इसका वेटेज कम है, लेकिन कभी कभी यही 10 नंबर डिसाइडर हो जाता है। पिछले बार जिन लोग चुके हैं उनसे पूछिएगा कि सर 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये 10 नंबर भी महत्वपूर्ण है और इस बैच में आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। अब यदि इस सिलेबस को मैं शिक्षक के सिलेबस के साथ मैच करूं तो देखिए सीडीपी यहां पर भी है 30 अंक का, अंग्रेजी और हिंदी 25-25 अंक के वहां पर भी थे, यहां पर भी है। यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है, यहां पर गणित और विज्ञान मिलाकर के 30 अंक है, जबकि सहायक शिक्षक में केवल गणित ही 30 अंक का था, है कि नहीं? यहां पर गणित 30 अंक का है, यहां पर गणित और विज्ञान मिलाकर के कितना अंक का है? 30 अंक का है। ये एक पहला अंतर। दूसरा, वहां पर आपने देखा पर्यावरण अध्ययन था, यहां पर आपको पढ़ना होता है सामाजिक अध्ययन। सहायक शिक्षक में यदि आप देखेंगे तो यहां पर पर्यावरण अध्ययन जो है ये 20 अंक का पूछा जाता है, जबकि वर्ग 2 वाले तैयारी जो कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन इसमें नहीं है, इसमें क्या है? सामाजिक अध्ययन जो है ये 20 अंक का आपको पूछा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। मतलब लगभग आप देखेंगे तो सिलेबस में मैक्सिमम चीजें समान है। आप देखेंगे तो सीडीपी समान है, सामान्य हिंदी उतने ही अंक की है, अंग्रेजी समान है, इसके अलावा कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान ये समान है। मेन जो डिफरेंस है वो यहां है। मेरे ख्याल से वर्ग 2 वाले ही ज्यादा होंगे, वर्ग 3 वाले हैं क्या?
वर्ग 3 वाले आप लोग हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ बेनिफिट ये है, एक तो सिलेबस में प्रश्नों का स्तर जो है ना वो थोड़ा सा शिक्षक की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, एकदम ज्यादा डीप नहीं जाता है, जबकि शिक्षक में अच्छा खासा डीपली आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, शिक्षक वाले खासकर। पढ़ाऊंगा तो सारा चीज, पढ़ाऊंगा तो मैं सारा चीज, ठीक है, आपको उतनी गहराई तक लेकर के जाऊंगा जहां तक से पूरा क्वेश्चन आपको उठा करके देता है, ठीक। लेकिन इसके लिए आप लोग एक काम करना, अभी तो सिलेबस आपको दे ही दिया है ना। आप एक काम कर सकते हो, एक तो पुराने पेपर उठा लीजिए, ओल्ड पेपर्स। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, इसके अलावा एमपी और यूपी के जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, इसके पेपर बिल्कुल आप अपने पास रखिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में, ऐसा नहीं केवल हिंदी में, बाकी सभी सब्जेक्ट में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठा करके आपको दे दिया है। सीडीपी में आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको गणित में कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पर्यावरण में कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में डायरेक्ट यहां से उठा करके क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती परीक्षा में और सीजीटीईटी में तक आपको मिल जाता है क्वेश्चन। तो इसीलिए एक राय मानना इसको कि भाई कम से कम ये अपने पास होना चाहिए, ये और इस शिक्षक भर्ती परीक्षा जो एमपी और यूपी में होते हैं वो अपने पास होना चाहिए, ठीक है। ये है आपके शिक्षक पद हेतु सिलेबस और सहायक शिक्षक पद हेतु सिलेबस। क्लियर है? सिलेबस में अंकों का बंटवारा कितने कितने अंक का है। सीडीपी 30 का है, हिंदी अंग्रेजी 25-25, मतलब 80 नंबर तो यहीं से हो गया, 150 में 150 अंक तो यही हो गए, ठीक है, सॉरी 80 नंबर यही हो गए। ये रहा 90, ये रहा 100, तो 100 नंबर तो लगभग दोनों में समान है, ठीक है। एक जगह पर अंतर आपको दिखेगा, कहां? गणित और विज्ञान वहां पर है, और पर्यावरण अध्ययन की जगह सामाजिक अध्ययन है, ये अंतर है, ठीक। अब यदि हम हिंदी के सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस जब आप उठाएंगे ना, शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस, तो बहुत अस्त व्यस्त टाइप का, यहाँ का वहां टॉपिक लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ का टॉपिक वहां लिख दिया है, वहां का टॉपिक यहाँ लिख दिया है। लेकिन आपको ये समझ के चलना है, ये मान के चलना है कि चूंकि टॉपिक लिखा हुआ है इसलिए हमको तैयार करना है। क्लियर है? मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सीक्वेंस एक आ जाएगा, प्रॉपर एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहां पर चूंकि लिखा है इसीलिए हमको पढ़ना है, ये मान के चलिए, ठीक। चल, तो शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस है, आप यहां पर देखेंगे कुल 8 अध्याय आपको यहां पे मिलेंगे, और सहायक शिक्षक में 9 अध्याय मिलेंगे। सिलेबस हिंदी का दोनों में लगभग समान है, कुछ टॉपिक शिक्षक में अतिरिक्त रूप से आपको पढ़ना है। वो कौन से टॉपिक है आगे देखते हैं। तो देखिए, शिक्षक पद हेतु जो हिंदी का सिलेबस है इसमें 8 इकाइयां हैं, 8 यूनिट्स हैं। उसमें पहला यूनिट जो है वह है स्वर, व्यंजन, अक्षर और वर्तनी। मतलब सीधे सीधे वो कहना चाहता है कि आपको किसका पूरा ज्ञान होना चाहिए? वर्ण और वर्णमाला का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, ये पहली डिमांड। हमारे यहाँ इस स्तर ये है ना, मैं सही बता रहा हूं, अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, मतलब थोड़ी विडंबना सी लगती है मुझे ये कि भाई आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, आपको पहला सब्जेक्ट हिंदी ही मिलने वाला है। आप जाएंगे ना जब स्कूल में ज्वाइन करने के लिए, तो आपको पहला सब्जेक्ट हिंदी ही मिलता है, क्योंकि ये माना जाता है कि बाकी सब्जेक्ट की तुलना में ये थोड़ी सी आसान है। हिंदी हिंदी का विषय जो है वो थोड़ा सा आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बात को यही अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। अच्छा चलो, एक चीज बताओ, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है? हाँ सर। ठीक है, और तो अक्षर क्या होता है?
आपको तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है यार। हाँ मैडम बताइए, वर्ण और अक्षर अंतर बताइए। वर्णों का समुच्चय बन जाता है वहां पर, ये क्या है फिर, इसको क्या बोलेंगे, वर्ण है कि अक्षर है? हाँ हाँ सर, हाँ आप पीछे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है यार। हाँ बताइए। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ वर्ण और अक्षर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, आप ये बताइए ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ चलो बताओ मैडम। हाँ वो नहीं, मैं अंतर पूछ रहा हूँ वर्ण और अक्षर में क्या है। ध्वनियों के समूह को अक्षर बोलते हैं, तो वर्ण क्या है? आप बताएंगे? पूछ नहीं रहा हूं मैं, आप बताइए, ये बोल रहा हूं मैं। अंतर नहीं है, वही है, सेम है दोनों। आप लोग सर? हाँ भाई। हाँ वर्ण बोलेंगे, वर्ण बोलते हैं ध्वनि के समुच्चय को। अच्छा समुच्चय का मतलब क्या? अच्छा ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये ना हमारे यहाँ है थोड़ा सा, और ये इसमें आपकी गलती भी नहीं है यार, मैं नहीं मानता, क्योंकि हमको ना व्यावहारिक शिक्षा प्रारंभिक स्कूल में ही ऐसा नहीं दिया गया है कि हमको बताया जाए ये है क्या। हमको तो बस चित्र दिखाया गया, रटाया गया, अनार के आ ये ऐसा दिखता है, आम के आ ये ऐसा दिखता है, इमली का ई ऐसे दिखता है, ईख की ऐसे दिखती है। इसमें आपका कोई अंतर, आपका कोई 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 गलती नहीं है आपकी, ठीक है। अंतर क्या होता है आगे देखेंगे हम, ठीक है, लेकिन एक तो होते नहीं सर, अलग अलग होते हैं दोनों। कभी कभी यहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा आप देखिएगा, एग्जाम में आपको पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे कमल शब्द में विकल्प ए 3 वर्ण 3 अक्षर हैं, बी 3 वर्ण 6 अक्षर हैं, सी 6 वर्ण 3 अक्षर हैं, और डी 6 वर्ण और 6 अक्षर हैं। क्वेश्चन बनता है ये, सोचो कितना बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आपको एकदम उठा के दे दिया है कि लो बनाओ, फुल टॉस है ये। और चूंकि हमको नहीं पता है कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है, और इसीलिए हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बनाने में फेल हो जाते हैं, जबकि कितना बेसिक क्वेश्चन है बताओ ना। मतलब आपको वर्णमाला का एकदम प्रारंभिक ज्ञान जहां से होता है वहां से आपको उठा करके क्वेश्चन दे दिया। आपको ये नहीं बोला कि पेड़ में चढ़ के फल तोड़ो, नहीं, आपको बोला गया कि जड़ में मिट्टी पड़ी है उसको उठा के लाओ, और उसमें भी आप असफल हो गए, है कि नहीं? हाँ ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए तो पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है वर्णमाला। इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वर्ण क्या है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत केवल वर्णों को जानना नहीं है हमको, बल्कि हमारी वर्णमाला में जो व्यवस्थाएं हमको दिखती हैं वो सारी व्यवस्थाओं को आपको पढ़ना है। आपको पूरे के पूरे जो 53 वर्ण हैं, अब 53 हो गए हैं, तो उन 53 वर्णों के बारे में जानना है, उनका क्या नाम है, उनको अब वो नाम क्यों दिया गया है ये जानना है। इसके बाद स्वरों का विभाजन पढ़ना है, व्यंजनों का विभाजन पढ़ना है। स्वरों को 4 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, वो चारों विभाजन पढ़ने हैं।
आपने पढ़ा होगा जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन आता है कि नहीं। व्यंजनों का विभाजन पढ़ना है, व्यंजनों को विभाजन जो है वो 3 अलग अलग आधारों पे होता है, वो आपको पढ़ना है। प्रयत्न के आधार पर अलग विभाजन, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अलग विभाजन, बाह्य प्रयत्न के आधार पर अलग विभाजन, ये सारा विभाजन आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको स्वरों का, वर्णों का, जितने वर्ण हैं आपके उन सभी का उच्चारण स्थल पढ़ना है। आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है इसका, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है, प्रॉपर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा आपको वर्णमाला में ही अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, यानी प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन, ये सारी चीज जब आप पढ़ लोगे तब आपकी वर्णमाला सिद्ध होती है, मतलब वर्णमाला कंप्लीट होती है। और ये एक दिन में नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं। हम लोग को लगता है आज से लेकर गया तक चले, अरे बस हो गया है, हो गई वर्णमाला खत्म। नहीं, हमारी वर्णमाला में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से क्वेश्चन आता है, पूछता है ना। आप क्वेश्चन उठाइएगा, आपको मिलेगा फलाना के आधार पर वर्णों के कितने भेद है, फलाना के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, मुखाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, वो सारे का सारा विभाजन आपको पढ़ना है। और उसको अगर नहीं पढ़ोगे तो ये मान के चलो कि 1 नंबर गए। और यही एक एक नंबर धीरे 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 करके आपका डिफरेंस क्रिएट करता है। और 10 नंबर का डिफरेंस हुआ तासरे इससे बाहर है कि नहीं, 10 नंबर का ही तो मार्जिन है। आपको क्या लगता है, मान लो अगर 5000 पद आए तो 1 नंबर में 500 लोग नहीं रहेंगे। हॉस्टल वार्डन में 2.5 नंबर में पूरा मामला खत्म हो गया था, 300 पद थे, 2.5 नंबर में पूरा मामला खत्म हो गया था, 2.5 भी नहीं पहुंचा था, 2.5 2.25 कुछ पहुंचा था। सोचो, पूरा मामला सफा चट, 1 पद नहीं बचा था 3 नंबर कम वाले के लिए। तो कंपटीशन तो है, और कंपटीशन में अगर आगे रहना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोग तैयार हैं, आप लोग को बस साथ में चलना है। ठीक है, चल, तो वर्णमाला पूरा पढ़ना है। इसके बाद देखिए, अब सिलेबस मैंने कहा ना, ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत ज्यादा लिखा है। ये वाला टॉपिक जो है ये एक्चुअल में यहां पर का है ही नहीं। लिंग, वचन, कारक और काल, ये अलग से एक जगह पर आपको पूछा जाता है, ये एक जगह पर रहने चाहिए, ये शब्द रूप है, इनको एक जगह पर होना चाहिए, लेकिन सिलेबस में आगे पीछे लिखा है। कुल मिलाकर आपको पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपके सिलेबस में लिंग भी है, वचन भी है, कारक भी है, काल भी है। इसके बाद संधि है, संधि विच्छेद, दोनों चीजें आपको पढ़नी है। अब इकाई 2 में जब आप आएंगे तो शब्द रूप और शब्द रचना। अब देखो, शब्द रूप के अंतर्गत बेसिकली आते हैं लिंग, वचन और कारक। ये जो 3 टॉपिक हैं इनको रखा जाता है किसके अंतर्गत, शब्द रूप के अंतर्गत। और शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं 4 टॉपिक, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ये 4 टॉपिक जो है वो शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो नए शब्दों की रचना करते हो आप। नए शब्द कैसे बनाते हो, इन्हीं 4 तरीकों से बनाते हो। तो शब्द रचना के 4 टॉपिक हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये 4 टॉपिक। इकाई 2 में ही आगे है स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहां पर एकदम स्पेसिफाई कर दिया कि स्रोत के आधार पर पूछेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अन्य जो विभाजन है वो आपको एग्जाम में मिलेगा, पेपर में मिलेगा। आप नहीं देखे हो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द आता है कि नहीं, आता है सर, क्वेश्चन आए हैं वहां से। संकर शब्द आए हैं कि नहीं, आए हैं सर। तो शब्दों के तो 5 अलग अलग आधार हैं जिसपे शब्दों को बांटा जाता है, और उन 5 आधारों को आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये मान के चलिए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन के अलावा भी अन्य विभाजनों को हमको पढ़ना है। इसके अलावा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब यहां पर देखो, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये 3 शब्द को शब्द के भेद में लिखा है, जबकि ये एक्चुअल में शब्द के भेद नहीं, सार्थक शब्दों के भेद होते हैं। शब्दों को अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को फिर बांटा जाता है 4 भागों में, तो उसके अंतर्गत फिर ये आते हैं।
लेकिन सिलेबस में लिखा है मतलब हमको इसको पढ़ना है। इसके बाद शब्द युग्म आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। फिर है शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये एक्चुअल में यहाँ का टॉपिक है, लेकिन है, ये है टॉपिक, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहां आना चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक है आपका शब्द शक्ति। 3 प्रकार की जो शब्द शक्तियां होती हैं वो तीनों आपको पढ़नी है। वाचक शब्द शक्ति है ना, जिसको आप अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ना है, व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ना है। तीनों प्रकार की शब्द शक्तियां आपके सिलेबस में लिखा है। इसके बाद है इकाई 3। इकाई 3 में है पद एवं पद भेद। अब इसके अंतर्गत देखो संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, केवल 4 प्रकार को लिखा है, जबकि एक्चुअल में होते 8 प्रकार के हैं। होते 8 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण भी है, संबंध बोधक भी है, समुच्चय बोधक भी है, विस्मय आदि बोधक भी है। 8 प्रकार के शब्द हैं और क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। आप देखिएगा क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आता है, आपके संबंधवाचक से क्वेश्चन आया हुआ है, विस्मयादि बोधक से वाक्य के रूप में क्वेश्चन आया हुआ है, शिक्षक भर्ती में, टीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिलेबस लगभग पूरा टीईटी ही है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो यहां पर भी इसके अलावा पूछता है और टीईटी में भी पूछता है, ठीक है। तो ये 4 के अलावा भी बाकी के जो 4 प्रकार के शब्द हैं उनको हमको देखना है। इसके बाद इकाई 4 है। इकाई 4 में है वाक्य परिचय, अंग एवं वाक्य भेद। जबकि वाक्य से 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 प्रकार के क्वेश्चन। एक तो वाक्य के अंग से पूछता है, वाक्य के जो 2 अंग होते हैं, आपने नाम सुना होगा, उद्देश्य और विधेय, वहां से क्वेश्चन आता है। और ये एकदम अभी ट्रेंड में चल रहा है बोल दो। अभी पिछले 6-7 एग्जाम आप देख लो, कम से कम 4-5 एग्जाम में वाक्य के अंग, वाक्य के आवश्यक तत्व, यहां से क्वेश्चन उठा रहा है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा वाक्य के जो 6 आवश्यक तत्व होते हैं वो आपको देखना है। 6 आवश्यक तत्व हैं, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा वाक्य के भेद आपको पढ़ने हैं। वाक्य को 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है अर्थ के आधार पर 8 भेदों में, और एक बांटा जाता है रचना के आधार पर 3 भेदों में। तो ये सारा विभाजन आपको पढ़ना है। आप देखिएगा अभी जस्ट पिछले 2 साल के क्वेश्चन देखिएगा व्यापम के, आपको ना सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या मिलेगा? आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, निषेधवाचक वाक्य कौन सा है, आप देखिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। तो क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न थोड़ा सा एकदम स्लाइटली शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद में। तो पढ़ना तो हमको दोनों है, पढ़ना तो हमको दोनों है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए उसके साथ पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहां गलती करते हैं वाक्य में उनको पहचानने नहीं आता है सर कि पदबंध क्या होता है, किसको संज्ञा पदबंध बोलते हैं, किसको सर्वनाम पदबंध बोलते हैं, पहचानने नहीं आता है। उनको नहीं आता है कि सर कितने भाग को उद्देश्य में रखा जाता है, कितने को विधेय कहा जाता है, नहीं पता है उनको। अलग अलग प्रकार के वाक्यों की क्या पहचान होती है वो तक हमको नहीं आता है। तो वो सारी चीजें हमको धीरे धीरे करके सीखनी है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे, आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक आपने क्वेश्चन देखा होगा वाक्य की शुद्धि से। वाक्य शुद्धि से 4 विकल्प देता है, पूछता है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एकदम मतलब परमानेंट क्वेश्चन है ये, हिंदी का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो वाक्य से ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका इकाई 5 में विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार। जो 8 प्रकार के जो 20 प्रकार के विराम चिन्ह आपको कामता प्रसाद गुरु बता करके गए हैं, वो सारे चिन्ह आपको देखने हैं। कहां पर किसका प्रयोग होता है, कहां किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पूछता है। और एक बढ़िया क्वेश्चन का पैटर्न इसमें यह रहता है कि स्टेटमेंट देकर के पूछता है आपको पूछता है कि किसी उद्धरण के अंतर्गत दूसरा उद्धरण होने पर किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है।
अब आदमी को पता ही नहीं होता उद्धरण क्या होता है कि नहीं? हाँ, आज्ञार्थक प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में किस प्रकार का चिन्ह लगता है, नहीं पता होता है। आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है सर? आज्ञार्थक प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक देख के तो हम लोग का दिमाग ऐसे ही चलता है, यही होगा, है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, वहां पूर्ण विराम लगता है। कब लगता है, कब नहीं लगता है, वो सारी चीजें हमको यहां पर आगे जाकर के देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि सर विराम चिन्ह इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगा है सर? लिखा है दिल्ली, लिखा है भारत की राजधानी का नाम बताओ, और लास्ट में लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। गलत है वो, गलत है वो, वहां पूर्ण विराम लगना चाहिए। तो ऐसे कहां कहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग अनएक्सपेक्टेड होता है, हम सोचे नहीं रहते, लेकिन वहां पर वो चिन्ह हमको दिखाई पड़ जाता है। तो कौन कौन सी जगह है सर, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखनी है। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, ये आपको देखनी है। रचना, बेसिकली वाक्य रचना, शब्द रचना, यही है। मुहावरे और लोकोक्तियों से एक क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो एकदम डन है कि आना ही आना है, खासकर लोकोक्तियों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक, अगला है अपठित गद्यांश, इकाई 7 में। लेकिन अभी तक अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ स्तर के एग्जाम में नहीं दिखा है। आप इसको सीटीईटी में देखते हैं, अपठित गद्यांश, वहां पर एग्जाम में प्रॉपर पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, सीटीईटी दिए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि अपठित गद्यांश के 2 क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं? और दोनों में क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है सर? या तो आपको ऐसा पूछेगा, पूरा पैराग्राफ दे देगा, इससे संबंधित 4 क्वेश्चन कर लेगा कि फलाना क्या है, फलाना क्या है, और इसका उत्तर जो है ना ये इसी पैराग्राफ के लाइंस में छुपा होता है। आप देखें ये क्वेश्चन, और ये सीटीईटी का पैटर्न है, यहां से क्वेश्चन आता है आपका सीटीईटी में। सीजीटीईटी में या छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है वहां पर इसके क्वेश्चन अभी तक देखे नहीं गए हैं। या तो फिर आपको पूरा पैराग्राफ देकर के केवल एक क्वेश्चन करता है, और क्वेश्चन क्या करता है सर? अपठित गद्यांश का शीर्षक बताओ, है कि नहीं? ये आपको बोलता है कि चलो भाई शीर्षक, उपयुक्त तो शीर्षक क्या होगा आप बताओ। तो वो निकालने आना चाहिए कि वो केंद्रीय भाव कैसे निकलता है सर, वो केंद्रीय भाव कैसे निकालते हैं जो कि आपका शीर्षक के रूप में रखा जा सकता है। उसके लिए आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद इकाई 8 जो है ये हिंदी के भाषा शिक्षण से संबंधित है। इकाई 8 में केवल लिख दिया गया है भाषाई कौशलों का अध्यापन। 4 प्रकार के जो भाषाई कौशल होते हैं, सुबोपली पढ़ते हैं आप लोग, है कि नहीं? वो चारों भाषाई कौशल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन ये कतई मत सोचिएगा, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इसके अलावा क्वेश्चन बाहर से आता नहीं है, नहीं। आपको पियाजे के सिद्धांत से लेकर के आपको जितने स्टीफन क्राशन तक के जितने सिद्धांत है वहां से कभी कभी क्वेश्चन उठा करके भाषा सिद्धांत से जोड़ करके आपको देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है फिर उस स्थिति में पैटर्न। तो आपको वो सारी चीजें देखनी है कि सर कौन कौन से जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भाषा शिक्षण के संबंध में क्या क्या सिद्धांत दिया है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। और इसमें इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि सहायक शिक्षक में सिलेबस में प्रॉपर 3 यूनिट आपका भाषा शिक्षण का है, 3 यूनिट प्रॉपर भाषा शिक्षण का। तो ये 8 अध्याय वर्ग 2 वाले शिक्षकों के लिए है। ये 8 अध्याय आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और हार्ड कॉपी तो आपको मिल ही चुकी है ना? अब जो सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में और शिक्षक वाले सिलेबस में थोड़ा सा अंतर क्या है सर? थोड़ा सा अंतर यह है कि आपके सिलेबस में कुछ चीजें कम है और पेडागोजी वाले भाग में कुछ चीजें ज्यादा है। ठीक है, व्याकरण में क्या कम है सर? व्याकरण में आप देखिए, यहां पर आप पूरा सिलेबस देखो, कहीं पर भी आपको एक टॉपिक नहीं दिखेगा काल, दिखाई दिया? नहीं दिख रहा है? एक आपको नहीं दिखेगा शब्द शक्ति,
शब्द शक्ति आपको नहीं दिखेगा, और एक टॉपिक आपको नहीं दिखेगा, विराम चिन्ह। ये 3 टॉपिक जो है ये सहायक शिक्षक में नहीं है, बाकी पूरा व्याकरण वाला भाग पूरा बराबर है। आपके साथ थोड़ा सा एडवांटेज ये हो जाता है कि प्रश्नों का स्तर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमको बस सतही सतही पढ़ के चले जाए, नहीं, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए, कठिन देने का मन किया कब उसका माथा फिर जाए, है कि नहीं। हो सकता है इस बार वो ये करे कि सहायक शिक्षक को कठिन दे दे और शिक्षक को सरल कर दे, है कि नहीं, उसकी मर्जी है। तो अपने को तो अपने लेवल पर तैयार करके रखना है सर सारी चीजों को, चाहे वो वर्णमाला हो, चाहे वो पेडागोजी वाला भाग हो, सारे का सारा भाग हमारा इतना तैयार होना चाहिए कि हम हिंदी में, कोशिश तो हमारी पूरी 25 में 25 की होनी चाहिए। लोग लाते हैं 25 में 25, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी बात है, लाने वाले लाते हैं, ला सकते हैं आप, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आ जाएगा आपका। करना क्या होगा सर, बस साथ में पढ़ते जाओ, और जो चीजें मैं बोलूं यहां से कि भाई ये चीज को घर में प्रैक्टिस करना है तो प्रॉपर प्रैक्टिस करो, बीच में जो टेस्ट लूंगा प्रॉपर टेस्ट देना और ईमानदारी से सॉल्व करना, ताकि आप खुद का मूल्यांकन खुद कर सको कि भाई हमसे कौन से चीज में दिक्कत आ रही है, कौन सा टॉपिक जो है ये हमसे आसानी से बन रहा है, आप खुद उसका मूल्यांकन कर सको। और खुद को खुद से ज्यादा कौन जानेगा यार, मैं अपने आप को आप लोगों से ज्यादा जानता हूं ना, आप खुद को अपने आप से ज्यादा जानते हैं, मतलब मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता आपके बारे में, आप अपने बारे में ज्यादा जानते हैं। तो खुद अपना मूल्यांकन कीजिए और तभी आप एक अच्छा शिक्षक भी बन पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये पूरा सिलेबस आप देखेंगे तो सहायक शिक्षक में ये पूरा सिलेबस लगभग बराबर है, ये टॉपिक आपका नहीं है। ये देखिए, इकाई 6 मुहावरे एवं लोकोक्तियां अपठित गद्यांश एक साथ है। इकाई 7, 8 और 9 3 प्रॉपर यूनिट आपके भाषा शिक्षण वाले भाग में लिखा हुआ है। अब इस सिलेबस में क्या है सर, तो इकाई 7 में है बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, जो आप पढ़ते हैं पियाजे के 4 अलग अलग चरण है ना, संवेगात्मक विकास के 4 चरण पढ़ते हैं ना, वो चारों चरण में कैसे कैसे बच्चा भाषाई रूप से तैयार होता है, कैसे उसकी मातृभाषा डेवलप होती है, ये हमको देखना है। बच्चे के भाषा विकास के चरण आपको देखने हैं, अलग अलग चरणों में कौन कौन सी ध्वनियां सबसे पहले निकालना शुरू करता है बच्चा, इसके बारे में भी अलग अलग मत है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्लंट का मत। ब्लंट नाम सुना है आपने, नहीं सुने, एग्जाम में पूछता है। ब्लंट के अनुसार बच्चा अपनी प्रारंभिक अवस्था में किन ध्वनियों का उच्चारण सर्वप्रथम करता है। अब वो 3 ठो ध्वनि देगा वो, और उसमें से आपको पहचानना रहेगा और माथा घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा सर, विकल्प देखना, विकल्प आपको देगा ये विकल्प देगा आपको ऐसा, माथा खराब होगा कि नहीं, हाँ ये पैटर्न है। तो ये इन सारी चीजों को हमको देखना है आगे जाकर के। इसके बाद बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम से ऐसा तो होता नहीं सर कि बच्चे जो है वो पैदा हुआ और स्कूल में डाल दिया गया है, छोड़ के आ गए स्कूल में, ऐसा तो होता नहीं, है कि नहीं। अपने विकास की प्रक्रिया में बच्चा जो है वो अपने पर्यावरण से कुछ ना कुछ सीख करके जरूर जाता है कि नहीं। आजकल तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे मम्मी पापा जो हैं वो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर में ही देना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा ABCD पढ़ाना चालू कर दिए, तो A पढ़ाना चालू कर दिए, कलर का ज्ञान कराना वो शुरू में शुरू कर दिए रहते हैं बच्चों लोग को। इसके अलावा जो डायग्राम होता है, जो आकृतियां होती है, शेप्स होती हैं, उनको पहचानना सीखना बच्चों को सिखाया जाता है। वस्तुओं का नाम, जैसे गिलास क्या है, थाली क्या है, प्लेट क्या है, कुर्सी क्या है, कुर्सी सोफा क्या है, टेबल क्या है, टीवी क्या है,
ये बच्चों को पता होता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें वो सीख करके आता है। ये सारी चीजें आपको सिखानी पड़ती है क्या? स्कूल में सिखानी पड़ती है क्या ये सारी चीजें? हाँ, लेकिन पहले तो सिखाना पड़ता रहा होगा सर, है कि नहीं? अब 1960-70 के दशक में मान लो अचानक से टीचर बोलता अरे रामायण आ रहा होगा भाई टीवी पर। अब बच्चे लोग को रामायण का तो पता है, ठीक है, सुने हैं नाम कभी दादा दादी के मुंह से कि रामायण पढ़ना चाहिए, ठीक है सुने, लेकिन टीवी कहां से सुन लिए सर? या 30 साल पहले अगर आप मान लो मोबाइल शब्द बोलते तो वो एक नया चीज होता, अरे ये क्या होता है मोबाइल, गूगल में सर्च करना पड़ता, लेकिन गूगल भी नहीं था। ये दिक्कत ये थी, गूगल वाला भी नहीं थे भाई हमारे पास, है कि नहीं? हाँ, तो बच्चे जो हैं वो क्या क्या सीख करके आते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। खासकर इसका जो मेन फोकस रहेगा वो शैक्षणिक रूप से क्या सीख करके आते हैं, क्योंकि शिक्षक का जैसे मैंने बताया कि शिक्षक का दायित्व तो केवल जा करके पढ़ाना या पाठ्यक्रम को पूरा करा देना, किताब को पढ़ के खत्म कर देना, ये नहीं होता है। बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करना एग्जाम के लिए भी और आगे आने वाली चुनौतियों के लिए भी, ये एक शिक्षक का दायित्व तो होता है। तो आप उसको कैसे तैयार करोगे, आपको पहले पता तो होना चाहिए ना मेरे घर में क्या क्या, मतलब मेरे मेरे जो हथियार रखने का कमरा है वहां पर क्या क्या रखा हुआ है सर, है कि नहीं? तलवार है, भाला है, पता तो रहना चाहिए कि मेरे घर में क्या क्या हथियार है, तब तो मैं दूसरे पर हमला करूंगा। और बच्चे लोग को सिखाना मतलब युद्ध से कम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? प्राइमरी वालों मैं बता रहा हूँ, नारियल जैसे ना सर फोड़ डालोगे। हाँ बच्चे कई बार, क्योंकि देखो एक तो वो अवस्था ऐसी होती है बच्चों की कि वो सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से, है कि नहीं? हाँ, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि सही तरीका क्या होगा उस पर्टिकुलर बच्चे को सिखाने का, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सीखो तुम, नहीं, प्राइमरी में आप नहीं कर सकते, प्राइमरी में आप नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, पहले होता था पिटाई लग जाती थी, अब तो पिटाई भी नहीं कर सकते भाई। चलो, तो बच्चे क्या क्या सीख कर आते हैं स्कूल आने के पहले, इसके अलावा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इस प्रक्रिया को हमको सीखना है। भाषा अर्जन और अधिगम का नाम सुना होगा आपने, है कि नहीं? भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही तो भाषा सीखते हैं, या तो औपचारिक रूप से सीखेंगे या तो अनौपचारिक रूप से सीखेंगे, है कि नहीं? या तो किताबों से सीखेंगे या तो परिवेश से सीखेंगे। तो अलग अलग तरीके हैं सीखने के, और उसी को हमको पढ़ना है कि भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, ये हमको देखना है। इसके बाद स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, ये आपको पढ़ना है। इकाई 8 की यदि हम बात करें तो बच्चों में भाषाई क्षमता और उसका विकास। अब इसके अंतर्गत भाषाई क्षमता बोल दिया तो फिर से वही 4 बातें आ गई सर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उन चारों भाषाई कौशलों का विकास कैसे होता है, और एक शिक्षक होने के नाते आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो बच्चे के भाषाई विकास में, कौन कौन सी सहायक सामग्रियां इसके लिए उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग भाषाई कौशल सिखाने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। आप किताबों से श्रवण तो विकसित नहीं कर सकते ना सर, बच्चे को किताब दे करके बिठा दो कमरे में, श्रवण कौशल विकसित हो जाएगा क्या? नहीं सर, उसके लिए प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए हमारे पास, जिससे कि उस भाषाई कौशल का विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो इसीलिए अलग अलग सामग्रियां आपको मिलती हैं, तो वो सारी सामग्रियों को आपको जानना है, कौन किसके लिए उपयोगी है। पुराने क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके बाद भाषा अर्थ ग्रहण, निर्माण, भाषा का अर्थ ग्रहण करना, भाषा का अर्थ निर्माण करना, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और इनके बीच में अंतर संबंध, क्या अंतर संबंध होता है। अच्छा, ये अंतर संबंधित होती है कि नहीं? चारों भाषाई कौशल
चारों भाषाई कौशलों में क्या संबंध होता है? अंतर्वैयक्तिक होता है, अंतर संबंधित होते हैं, अंतरराष्ट्रीय होता है, कैसा संबंध होता है? आपस में संबंधित होते हैं ना सर, ये अंतर संबंधित होते हैं। कैसे प्रूफ करोगे? अच्छा, अंतर संबंधित होने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। कैसे? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, हम लोग का जो आधा ज्ञान है ना, वो या तो श्रवण पर केंद्रित होता है, यानी श्रवण से अर्जित करते हैं हम लोग, श्रवण से प्राप्त करते हैं, या तो फिर पठन से प्राप्त करते हैं, यही होता है कि नहीं? या तो श्रवण से करोगे या तो पठन से प्राप्त करोगे, ये दो तरीके होते हैं सर। ये उत्पादक कौशल है हमारे, ये उत्पादक कौशल है हमारे। अब इनके बीच में संबंध क्या है सर? देखो, आप इसको एकदम बेसिक लेवल में जाकर के समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कभी आपने ये चीज सुना है कि जो बच्चे बचपन से श्रवण बाधित होते हैं वो आगे जाकर के मूक हो जाते हैं? मतलब जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं वो आगे जाकर के गूंगे हो जाते हैं। सुना है आपने ये फैक्ट? क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? कोई तो तथ्य इसके पीछे काम कर रहा होगा सर। उसके पीछे जो फैक्ट काम करता है वो यही है कि सर, चारों भाषाई कौशल जो होते हैं ये अंतः संबंधित होते हैं। अरे सर, इनपुट ही नहीं जाएगा तो आउटपुट कहां से आएगा? एकदम सीधा साधा रिलेशन। मैं बटन चालू ही नहीं करूंगा तो लाइट थोड़ी जल जाएगा, या बटन स्विच ऑन नहीं करूंगा तो पंखा थोड़ी चल जाएगा। गाड़ी में सेल्फ नहीं मारोगे या किक नहीं चालू करोगे, किक नहीं मारोगे, गाड़ी चालू हो जाएगी क्या? नहीं सर, नहीं होगी। हमको इनपुट तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, और इनपुट को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन काम करता है। और इसीलिए आप देखना कि जो बच्चे प्रारंभ में श्रवण बाधित होते हैं, श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं वो धीरे 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 करके मतलब मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। उसका रीजन यही होता है, क्योंकि सारे कौशल तो अंतर संबंधित है ना सर। आप किसी एक को नेग्लेक्ट करके दूसरे को डेवलप करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो ये अंतर संबंधित होते हैं। इसके बाद इकाई 9 है आपका आकलन और मूल्यांकन, दोनों पढ़ना है आपको, है ना? इवेल्युएशन और असेसमेंट दोनों आपको पढ़ने हैं। तो भाषा में मूल्यांकन क्यों किया जाता है, और अगर मूल्यांकन किया जाता है तो उसका सही तरीका क्या है, उसकी प्रकृति क्या होती है? बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के कौन कौन से संभावित तरीके हो सकते हैं, मेथड कौन कौन सा हो सकता है? बहुत सारे मेथड आप पढ़ते हैं कॉलेज में। भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की क्या भूमिका होती है, यह भी आपको सीखना है। मतलब त्रुटियों से बच्चा जो है वो सीखता है, स्वाभाविक सी बात है। आप खुद सीखते हैं, है कि नहीं? आप कुछ लिख करके लाए, मैंने कहा कि अरे भाई फलाना शब्द में मात्रा की गलती है, अगली बार जब आप उस शब्द को लिखने के लिए जाओगे ना तो आप उसको सुधार करके लिखोगे, है कि नहीं? एकदम बेसिक उदाहरण है ये ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि आप अपने त्रुटियों के लिए अवेयर हैं, जागृत है, जागरूक हैं। तो बच्चों को जागरूक करना कि भाई तुमसे त्रुटि हुई है और अगली बार इसको सुधार लेना। ठीक है, और यही एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है। अच्छा शिक्षक यही करता है कि बच्चे की त्रुटियों को छुपाता नहीं है, या त्रुटियों को बाजा बजा करके चार समाज के बीच में नहीं बताता है। बच्चे से मिलता है, बच्चे को बताता है कि भाई हाँ, आप में ये त्रुटि हुई है आपसे, आप इसको अगली बार सुधार लेना। ये अच्छे शिक्षक का गुण होता है। तो आप ये मान करके चलो कि जब तक आप ये पूरा भाषाई कौशल वाला हिस्सा जब आप पढ़ोगे, भाषाई कौशल और हिंदी भाषा शिक्षण वाला पूरा हिस्सा पढ़ोगे, तब तक ये समझ चुके होंगे कि आपको एक कक्षा में एक अच्छे शिक्षक के रूप में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, बच्चों के साथ आपका क्या संबंध होना चाहिए, कैसे उनके सीखने की प्रणाली को विकसित करना है, कैसे उनका बौद्धिक बौद्धिक जो कौशल है, बौद्धिक जो क्षमता है उसका विकास करना है, कैसे चारों भाषाई कौशलों को आप पैरेलली डेवलप कर सकते हो। पैरेलली करना पड़ता है ना हमको सर, ऐसा नहीं है कि एक साल में एक को कर लिए तो दूसरे साल में उसको, तीसरे साल में ना।
आपको चारों को समानांतर रूप से करना है। पहली कक्षा में भी चारों होगा, 10वीं कक्षा में भी चारों होगा। हाँ सर, चारों का विकास समानांतर होता है, एक साथ होता है। आप किसी एक के लिए दूसरे की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जो बोल रहा हूं केवल वही सुनो, तुम बोलो मत। समझ आ रही बात? आपको बच्चे को बोलने का भी अवसर देना होगा। और यही तो हम लोग का जो आप पढ़े होंगे बहुत सारे जो सर्व शिक्षा अभियान वगैरह है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या पढ़ते हो आप? क्या पढ़ते हैं? सभी को समान शिक्षा देना, बस। आप पहला ही पॉइंट पढ़ते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास पढ़ते हो। सर्वांगीण का मतलब क्या? सभी अंगों में विकास होना चाहिए सर, ठीक है। ये तो भाषाई कौशल की बात अलग हो गई। शारीरिक विकास, उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि नहीं? हाँ, तो सारी चीजों को जब आप एक साथ विकसित करते जाते हैं, तब कहीं जाकर के एक अच्छा शिक्षक होने का दायित्व आपका पूरा होता है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। सिलेबस के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कैसे सर, पढ़ाई कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। देखो, हम लोग जब सिलेबस चालू करेंगे, जब आपको पढ़ाना मैं शुरू करूंगा, तो सिलेबस की शुरुआत हम लोग एक टॉपिक से करेंगे जो है भाषा बोध। ये क्या टॉपिक है सर? ये तो सिलेबस में लिखा ही नहीं है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि भाषा बोध पढ़ना है, और भाषा बोध से क्वेश्चन आते भी हैं सर। आपने एक क्वेश्चन इसमें देखा होगा, वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी पढ़े हो ना ये? हाँ, तो वो सीक्वेंस कहां से आया है? आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से होती है, देखा होगा आपने क्वेश्चन। तो वो सारा चीज आप पढ़ोगे कहां? भाषा बोध के अंतर्गत। भाषा बोध जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, तो भाषा बोध के अंतर्गत आप देखते हैं भाषा क्या है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, और इसके अलावा आप देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। और जब आप हिंदी का विकास क्रम पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत वो जो सीक्वेंस जिसकी आपने बात की अभी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वो सीक्वेंस आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक टॉपिक यहां पर आपको देखना है, भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। आप देखिएगा यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं अब ना, रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि सर जब 8वीं अनुसूची के ऊपर क्वेश्चन आपको उठा करके देता है, उठाता है, राजभाषा आयोग के से क्वेश्चन उठा करके आपको देता है कि राजभाषा आयोग का गठन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, क्वेश्चन देखा होगा आपने। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो जो संवैधानिक प्रावधान है उनको हमको देखना है। इसके अलावा एक टॉपिक में इसमें ऐड करके आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, दोनों के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। भाषा बोध के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं को हम लोग पढ़ेंगे। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में? कितनी? 9। अच्छा, और कोई? हाँ, 22 भाषाएं हैं। हाँ, और कोई 11 भी बोल रहे थे? 11 है, अच्छा। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा, गोला भरना चाहेगा कोई? कितने होते हैं? 5 या 6? कितने होते हैं सर? कितने ऐड हुए? 3 ऐड हुए। 11 हो गई है भाई, ठीक है। 5 ऐड हुई हैं, 3 नहीं, 5 ऐड हुई हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब एक दूरी तक पहुंच गए थे, आगे का भाला फेंकने में चूक गए। ठीक है, तो ये 11 भाषाएं कौन कौन सी हैं, कब कब जोड़ी गई हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा भाषा बोध। इसके बाद वर्ण वर्णमाला। वर्ण वर्णमाला पढ़ने के बाद वो सारे कॉन्सेप्ट, लगभग 4-5 दिन लगता है उसमें, पहले बता रहा हूं, लगभग 4-5 दिन आपको केवल वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के कॉन्सेप्ट क्या है, स्वरों का, व्यंजनों का,
जो कॉन्सेप्ट है, उसका विभाजन क्या क्या है, वो सब पढ़ने में आपको लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे शब्द रचना में। वर्णमाला के बाद तीसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हम लोग का शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत बेसिकली आप वही जो 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये 4 टॉपिक शब्द रचना के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना है शब्द भेद। और शब्द भेद के अंतर्गत आपके जो 5 अलग अलग आधारों पर शब्दों का विभाजन है वो सारे का सारा इसमें आ जाता है। इसी के अंतर्गत आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज मिलेगा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ मिलेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, 8 प्रकार के शब्द आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद ये 5 अलग अलग आधार है ना, और क्वेश्चन यहां से आपने देखा होगा कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, या पूछ देता है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, और वो यहीं से पूछता है आपको। 5 अलग अलग बेस हैं, 5 अलग अलग आधार हैं जहां से क्वेश्चन उठा करके आपको देता है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद शब्द भेद पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, ये पढ़ना है। इसके बाद काल, विराम चिन्ह, काल, विराम चिन्ह। अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका वाक्य। तो वाक्य के जितने एस्पेक्ट हैं, जितने बन सकते हैं क्वेश्चन, वो सब देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आपको देखेंगे, एक टॉपिक हम लोग देखेंगे व्याकरणिक अशुद्धियां। अब आप बोलेंगे सर सिलेबस में नहीं है, पुराना क्वेश्चन उठा लो, आप पुराने क्वेश्चन उठा लो। आपको पूछता है किसकी वर्तनी सही है, किसकी नहीं है, देखा होगा आपने क्वेश्चन, ठीक है, तो वो हमको देखना है, व्याकरणिक अशुद्धियां। इसके अलावा जो आपका टॉपिक बचा होगा, जैसे एक बचा है आपका शब्द युग्म बचा है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये आपका एक टॉपिक है। एक टॉपिक आपका पढ़ना है इसमें, 9वां टॉपिक, वो है शब्द शक्ति। ये टॉपिक मैंने पहले ही बताया सहायक शिक्षक में नहीं है, शिक्षक में है शब्द शक्ति। ये सारा जब आप पढ़ लेंगे, ये सारी चीज जब आप पढ़ लोगे, तब आपकी एंट्री होगी कहां, यहां। यहां आखिरी में पढ़ाऊंगा मुहावरे और लोकोक्तियां। 2-3 दिन बढ़िया बैठ के पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं मुहावरों को, कैसे पढ़ते हैं लोकोक्तियों को, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है, चल। तो ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ कंप्लीट होगा। अब एक सवाल आता है कि सर किताब कौन सी ले, किताब लेना है कि नहीं लेना है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल लेना, किताब बिल्कुल लेना। और किताब कौन सी लेना, तो आपको 2-3 विकल्प दे देता हूं मैं, आप उनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं। एक किताब मैं बोलूंगा डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद वर्मा, इनकी एक किताब आती है, ठीक है, आप देखिएगा। डॉक्टर विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, और उनके क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आपको लगातार देखने को मिले हैं उनकी किताब से, तो एक किताब ये ले सकते हैं। इसके अलावा लेकिन ये है कि ये किताब थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा सा किताब ना कॉस्टली है, लगभग 350 रुपए के आसपास की एक किताब है ना। तो अगर लगता है कि ये महंगी है सर, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, कोई सस्ती किताब ले लो। जैसे मैं ये बोलूंगा वासुदेव नंदन प्रसाद ले लो आप, वासुदेव नंदन प्रसाद ले लो, या हरदेव बाहरी की किताब आती है वो आप ले सकते हैं, अच्छी किताब है। पृथ्वीनाथ पांडे ले सकते हैं यदि आपको लेना है, अच्छी किताब है पृथ्वीनाथ पांडे।
ये किताब ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसको पढ़ने में तकलीफ हो रही है ना, आप लोग देख लेना पहले, और लगेगा कि अगर यहाँ पे तकलीफ हो रही है तो कोई लोकल पब्लिकेशन की किताब भी आप ले सकते हो, कोई गुरेज नहीं है, किताबें लोकल पब्लिकेशन में ठीक ठाक आती हैं, ठीक है। तो मार्केट में जो किताबें हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किताबें खराब है, किताब ले सकते हो आप, किताब सारी चीजें आपको सही मिल जाती हैं, ठीक है। ओके, चल कोई सवाल है मन में, पूछ सकते हैं, कैसे पूछो, शास्त्रीय भाषा आप, हाँ नहीं, सिलेबस के संबंध में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। नहीं नहीं, बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो किताबें भी तो इन्हीं से रेफरेंस लेकर के बनाई गई है ना, ठीक है, इन्हीं को रेफरेंस लेकर के बनाया गया है, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आरती सही है आंसर। हाँ, और कोई सवाल, शंका मन में सिलेबस के बाबत? नहीं, चलो तो सिलेबस हम लोग कल पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। और पहला टॉपिक हम लोग चालू करेंगे भाषा बोध, ओके।